बेटा कक्षा 11 के हमारे आज के वीडियो में परमाणु संरचना में हम एनोड किरणों की खोज के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें एनोड किरणों की खोज। एनोड किरणों को एनोड किरणें भी कहा जाता है, धन किरणें भी कहा जाता है और कैनाल किरणें भी कहा जाता है। इनको अपन कई नामों से जानते हैं। इसको एनोड किरण, धन किरणें और कैनाल किरणों के नाम से भी जाना जाता है। अब पहली बात यह आई कि ये एनोड किरणों के बारे में सोचा कैसे है। तो इस तरह से बेटा एनोड किरणों को हम एनोड किरणें, धन किरणें या कैनाल किरणें कहते हैं। अब बात यह आई कि भाई एनोड किरणों के बारे में विचार कैसे आया। देखिए, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि परमाणु जो होते हैं वो प्रकृति से उदासीन होते हैं। परमाणु प्रकृति से उदासीन होते हैं। परमाणु पर ना तो कोई धनावेश पाया जाता है और ना ही कोई ऋणावेश पाया जाता है। अब इससे पहले वाले प्रयोगों में अपन बता चुके हैं कि आपका जो परमाणु है, परमाणु के अंदर ऋणावेशित कणों के रूप में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण के रूप में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब परमाणु उदासीन प्रकृति का है तो इस ऋणावेश को उदासीन करने के लिए परमाणु के अंदर कोई ना कोई धनावेशित भाग भी होना चाहिए। ये बात तो स्पष्ट है कि आपके इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश जो है, इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश को उदासीन करने के लिए कोई ना कोई धनावेशित भाग परमाणु के अंदर आवश्यक रूप से होगा। लेकिन इस बात को सिद्ध करने का प्रयास काफी लंबे समय से चलता रहा और इसके लिए अंत में जो सफलता मिली थी वो सफलता मिली थी आपके गोल्डस्टीन को। एनोड किरणों की खोज के लिए अपन गोल्डस्टीन को जो है उत्तरदायी मानते हैं। गोल्डस्टीन, इन्होंने भी अपना विसर्जन नली वाला प्रयोग किया। अब इन्होंने एक विशेष प्रकार की विसर्जन नली को बनाया। ये विसर्जन नली है। अब इसमें एक साइड लिया एनोड और इसमें जो है कैथोड को नलिका के सिरे पर न लगा करके नलिका के सिरे से थोड़ा हटा करके लगाया गया। और कैथोड भी किस प्रकार का? छिद्रदार कैथोड। इस प्रकार से एक छिद्रदार कैथोड का यहां पर प्रयोग किया गया और इसके पीछे लगाया गया जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, पर्दा। यह यहां पर जिंक सल्फाइड का पर्दा। इस जिंक सल्फाइड की विशेषता होती है कि जब भी कोई उच्च ऊर्जा वाला कण आकर के इस पर टकराता है तो कण की टक्कर के प्रभाव से इसके ऊपर चमक उत्पन्न होती है। कोई कण जो दिखाई नहीं देता, उस दिखाई ना देने वाले अदृश्य कण को पहचानने के लिए हम यहां पर जिंक सल्फाइड के पर्दे का प्रयोग करते हैं। कारण, क्योंकि जब भी जिंक सल्फाइड के ऊपर किसी ऊर्जा युक्त कण की टक्कर होगी तो कण की टक्कर से जिंक सल्फाइड में चमक उत्पन्न होगी और चमक के कारण से हम कण की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। ये यहां पर जो है छिद्रदार कैथोड लिया गया। कैथोड जो है छिद्रदार है और इस प्रकार से यहां पर यह उपकरण को व्यवस्थित किया गया। साथ में निर्वात पंप है जो नली के अंदर दाब को कम करने में प्रयुक्त होता है और नली के अंदर जो है गैस भरी जाती है। अब इसमें क्या होता है, जब इसमें उच्च वोल्टता
प्रवाहित की जाती है तो उच्च वोल्टता को प्रवाहित करने पर कैथोड से कैथोड किरणें निकलेंगी। कैथोड से निकलने वाली जो कैथोड किरणें होंगी वो सदैव ही एनोड की ओर गति करेंगी। कैथोड से निकलने वाली जो कैथोड किरणें होती हैं, ये कैथोड किरणें आपकी इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बनी होती हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश के कारण से ये कैथोड किरणें आपकी एनोड की ओर गति करेंगी। ये आपका इधर की तरफ एनोड होता है, और एनोड की ओर जो धनावेशित कण होते हैं, धनावेशित किरणें होती हैं, ये आपकी गति करेंगी कैथोड की ओर। इस प्रकार से अब यहां से आने वाले जो धनावेशित कण हैं, वो धनावेशित कण कैथोड की ओर आते हैं, और इनमें से कुछ कण अपनी गति के कारण, तीव्र गति के कारण से ये जो है जिंक सल्फाइड के पर्दे तक पहुंच जाते हैं, पर्दे पर टकराते हैं, पर्दे पर टकरा करके चमक उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रयोग के माध्यम से जो है एनोड किरणों की जो है खोज की गई थी। वैज्ञानिकों को अनुमान तो था कि जब परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण मौजूद है तो ऋणावेश को उदासीन करने के लिए धनावेशित कण भी उपस्थित होना चाहिए। तो समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अलग अलग प्रयास किए गए, लेकिन इन प्रयासों में पहली सफलता जो मिली थी वो गोल्डस्टीन को मिली। गोल्डस्टीन ने इसके लिए एक विशेष प्रकार की विसर्जन नली का निर्माण किया। उसने विसर्जन नली में एनोड लगाया, कैथोड को दूसरे सिरे पर न लगा करके सिरे से कुछ हटाते हुए लगाया, और कैथोड हमारा छिद्रदार लिया गया। इस कैथोड के जस्ट पीछे की ओर जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया गया। जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाने का कारण है कि कणों की उपस्थिति को पता लगाना। जिंक सल्फाइड की विशेषता होती है कि जब भी ऊर्जा युक्त कण जाकर के तीव्र गति से इस पर टकराएगा तो कण की टक्कर के प्रभाव से जिंक सल्फाइड के पर्दे के ऊपर चमक उत्पन्न होगी। और चमक उत्पन्न होना क्या सिद्ध करता है कि इसके ऊपर किसी अदृश्य कण की टक्कर हुई है। अब यहां पर जब इसमें विसर्जन नली के अंदर उच्च वोल्टता को प्रवाहित किया जाता है तो उच्च वोल्टता को प्रवाहित करने पर कैथोड की ओर से कैथोड किरणें निकलेंगी। कैथोड से निकलने वाली कैथोड किरणें पीछे नहीं आएंगी, कारण अपन पढ़ चुके हैं कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, और ये जो कैथोड किरणें होंगी सदैव ही एनोड की ओर यानी धनावेशित प्लेट की ओर गति करती है। ऋणावेशित कण किधर की ओर आकर्षित होगा? धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होगा। तो इस तरह से कैथोड से निकलने वाली कैथोड किरणें एनोड की ओर जाएंगी, और एनोड की ओर से आने वाली किरणें वो कैथोड की ओर आएंगी। लेकिन ये किरणें, कैथोड किरणें भी अदृश्य होती हैं, एनोड किरणें भी अदृश्य होती हैं। अब एनोड की ओर से आने वाली किरणें, इनके अंदर जो धनावेशित कण होते हैं, अधिकांश कण तो कैथोड की प्लेट के ऊपर आकर्षित होते हैं, लेकिन कुछ कण अपनी तीव्र गति के प्रभाव से इसके मध्य के छिद्र में से होते हुए जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराते हैं, और पर्दे पर जब कण की टक्कर होती है तो चमक उत्पन्न होती है, और इस चमक के आधार पर अपन यहां पर जो है परमाणु के अंदर या पदार्थ के अंदर धनावेशित कण की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। अब इसके बाद में आते हैं आपकी एनोड किरणों की विशेषताएं। देखिए, एनोड किरणों की विशेषताओं में पहली विशेषता, एनोड किरणें भी सीधी रेखा में ही गति करती। जैसे कैथोड किरणें आपकी सीधी रेखा में गति करती हैं, ठीक उसी प्रकार से एनोड किरणें भी सीधी रेखा में गति करती। पहला बिंदु है, ये किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं, परंतु इनकी गति कुछ कम होती है। कैथोड किरणों की तुलना में इनकी जो गति होती है वो थोड़ी सी कम पाई जाती है। एक बात। दूसरी बात, ये जो किरणें होंगी
ये किरणें भी कणों से मिलकर के बनी होती हैं। ये किरणें कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये जो किरणें हैं आपकी, ये किरणें भी कणों से मिलकर के बनी। ये सब बातें अपन प्रयोगों के आधार पर निर्धारित कर रहे हैं। जैसे पहली बात अपन ने बताई कि किरणें सीधी रेखा में गति करती है। कैसे पता लगेगा? अगर इसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु को रखा जाए तो उस अपारदर्शी वस्तु की छाया का निर्माण होगा। फिर किरणें कणों से मिलकर के बनी होती है। अगर हम इस कैथोड के पीछे एक हल्का पहिया रख दें, घूमने वाला पहिया लगा दिया जाए, तो पहिया जो है वो घूमने लग जाता है। तो इस पहिए के घूमने का अर्थ ये निकला कि एनोड की ओर से कुछ कण आ रहे हैं और कण आकर के पहिए पर टकराते हैं और पहिए पर टकरा करके पहिए को गतिज ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके कारण से पहिया जो है वो घूमने लग जाता है। अर्थात किरणें जो है कणों से मिलकर के बनी। फिर बेटा अगली बात, अगर हम यहाँ पर जो है कुछ एक एनोड और एक कैथोड, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लगा दें, तो ये जो किरणें होती हैं, ये किरणें जो है आपकी ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ती है। अगर हम जो है इस विसर्जन नली के अंदर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रोड लगाने पर ये किरणें किस ओर मुड़ेंगी? ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ेंगी। और किरणों का ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ना इस बात को समझाता है कि ये किरणें जो है धनावेशित कणों से मिलकर के बनी। तो तीसरा मुख्य बिंदु, किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये जो किरणें हैं, ये किरणें आपकी धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं। इसी कारण से ये किरणें किधर की ओर मुड़ेंगी? सदैव कैथोड की ओर मुड़ेंगी, यानी ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ेंगी। अब इसमें जो है E/m का जो मान होता है इन किरणों के लिए, E/m का जो मान होता है वो नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। यानी अलग अलग प्रकार की गैसों के लिए E/m के मान जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। और सबसे ज्यादा मान कब प्राप्त होता है? जब हम नलिका के अंदर हाइड्रोजन गैस को भरेंगे। हाइड्रोजन गैस को भरने पर E/m का सर्वाधिक मान प्राप्त होता है। और हाइड्रोजन के लिए E/m सर्वाधिक। और किस वजह से सर्वाधिक? अच्छा पहले तो मान देखते हैं। 9.58 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम। देखिए E/m का मान हाइड्रोजन के लिए सर्वाधिक इसलिए होगा क्योंकि हाइड्रोजन प्रकृति का सबसे हल्का तत्व होता है। हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान का मान न्यूनतम होता है, सबसे कम मान होता है हाइड्रोजन के लिए। तो जब भाग दी जाने वाली संख्या छोटी से छोटी होगी तो इस अवस्था में प्राप्त मान जो है बड़े से बड़ा आएगा। तो हाइड्रोजन के लिए E/m का मान सर्वाधिक आता है। जब विसर्जन नलिका में हम हाइड्रोजन गैस को भरते हैं तो हाइड्रोजन गैस के लिए E/m का मान जो आता है वो सबसे बड़ा मान आता है। कारण मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है सबसे कम होता है। तो जब भाग दी जाने वाली संख्या छोटी से छोटी होगी तो प्राप्त होने वाला मान जो है बड़े से बड़ा प्राप्त होगा। यानी सभी तत्वों में हाइड्रोजन के लिए E/m का मान जो है वो सर्वाधिक मान होता है। अब बेटा अगर हम हाइड्रोजन गैस का प्रयोग कर रहे हैं
विसर्जन नली के अंदर अगर हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाए तो प्राप्त होने वाले धनावेशित कणों को नाम दिया जाता है प्रोटॉन। यदि विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस को भरा जाए तो धनावेशित कण प्रोटॉन कहलाते हैं। अब इन्हें प्रोटॉन क्यों कहा जाता है? देखिए, जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है सामान्य हाइड्रोजन, जिसे हम बोलते हैं प्रोटियम। सामान्य हाइड्रोजन या प्रोटियम जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा होता है भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन या ट्राइटियम। तो इस तरह से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इन तीनों में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है प्रोटियम, और प्रोटियम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचा हुआ धनावेशित भाग, उस धनावेशित भाग को या धनावेशित कण को नाम दिया जाता है प्रोटॉन। हाइड्रोजन का जो परमाणु है, हाइड्रोजन को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटियम कहते हैं। और प्रोटियम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद बचा हुआ जो कण होता है, धनावेशित कण, वो कण कहलाता है प्रोटॉन। तो इस तरह से प्रोटॉन शब्द की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह अपन ने अभी इसमें कई सारी विशेषताएं पढ़ी। किरणें सदैव सीधी रेखा में गति करती हैं, परंतु गति कुछ धीमी होती है। दूसरी बात, ये किरणें भी कणों से मिलकर के बनी होती हैं। तीसरी बात, किरणें धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती है, यानी जो कण होते हैं उन कणों के ऊपर धनावेश पाया जाता है। अगर हम नलिका के अंदर हाइड्रोजन गैस को भरते हैं तो हाइड्रोजन गैस को भरने पर जो है E/m का सर्वाधिक मान प्राप्त होता है। फिर यदि विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस को भरा जाए तो इस अवस्था में धनावेशित कण प्रोटॉन कहलाता है। धनावेशित कण को आप प्रत्येक स्थिति में प्रोटॉन नहीं कह सकते। प्रोटॉन वो तभी कहलाता है जबकि नली के अंदर हाइड्रोजन गैस को भरा जाए, तभी हम इन धनावेशित कणों को नाम प्रोटॉन नाम दे सकते हैं। फिर बेटा अन्य विशेषताओं में आपके जो प्रोटॉन होते हैं, इन प्रोटॉनों के लिए प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन के आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश, या 4.8 × 10⁻10 ESU स्थिर वैद्युत इकाई। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इकाई धनावेश। इसे नाम दिया जाता है इकाई धनावेश। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के लिए आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के बराबर है, लेकिन विपरीत है। अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश होता है तो प्रोटॉन का आवेश धनावेश होता है। मान में समान होते हैं लेकिन प्रकृति में एक दूसरे से तो एकदम विपरीत होते हैं। इसी को हम कह सकते हैं यहां पर इकाई धनावेश। इकाई धनावेश जैसे अपन बोलते हैं +1, तो +1 कहने का मतलब है इतना कूलाम धनावेश, या 4.8 × 10⁻10 ESU। +1 का अर्थ होता है
इतने कूलाम या इतने ESU धनावेश। अगर हम कहें +2 इसका डबल हो जाएगा, +3 इसका ट्रिपल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आवेश का जो है मान व्यक्त किया जा सकता है। अब बेटा हमें आवेश का मान पता है, आपके प्रोटॉन के लिए E/m का मान पता है। तो आवेश का मान पता होने पर, प्रोटॉन के लिए E/m का मान पता होने पर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की गणना इलेक्ट्रॉन के समान ही कर सकते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया था, ठीक उसी प्रकार से हम यहां पर प्रोटॉन के द्रव्यमान की गणना भी कर पाएंगे। अब बेटा देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान किस प्रकार निकाला जाए। प्रोटॉन का द्रव्यमान इसे ज्ञात किस तरह किया जा सकता है, E/m। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला, ठीक वही तरीका यहां पर भी अप्लाई किया जाता है। E का मान 1.6 10⁻⁻19 कूलम और E/m का मान 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा और इसको जब आप हल करेंगे तो ये आएगा 0.167 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। 0.167 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और इसको आप वैज्ञानिक संकेतन में लिखें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर हम किलोग्राम बनाना चाहें तो 1000 का भाग और दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलो। तो इस प्रकार से हम यहां पर प्रोटॉन के द्रव्यमान को व्यक्त कर सकते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान किस प्रकार निकाला गया, प्रोटॉन का आवेश पता है, प्रोटॉन के लिए E/m का मान पता है। तो आवेश तथा आवेश द्रव्यमान का अनुपात, इन दोनों का अनुपात जो है निकाल करके हम यहाँ पर प्रोटॉन के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। यहाँ E और E कैंसिल हो जाएगा, ये जो मान बचेगा वो आपके प्रोटॉन के द्रव्यमान के मान के बराबर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रोटॉन के द्रव्यमान की गणना की। अब बेटा देखिए इसके बाद में एनोड किरणों की उत्पत्ति का अपन अध्ययन करते हैं। इसके बाद में नया टॉपिक आता है एनोड किरणों की उत्पत्ति। अपन ने पिछले वीडियो में कैथोड किरणों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। कैथोड किरणों के दो स्रोत होते हैं। एक स्रोत तो होता है कैथोड की प्लेट जिसमें से इलेक्ट्रॉनों की बौछार होती है, और दूसरा स्रोत होता है नलिका में भरी हुई गैस। मैं अभी इस समय बात कर रहा हूं कैथोड किरणों की उत्पत्ति की। कैथोड किरणों की उत्पत्ति के लिए दो चीजें होती हैं। एक तो विसर्जन नलिका में लगी हुई धातु की प्लेट जिसमें से इलेक्ट्रॉन की बौछार होती है, जिसको हम कैथोड किरणें कहते हैं। दूसरा नलिका में भरी हुई गैस। जब इलेक्ट्रॉन की बौछार इन गैसीय परमाणुओं के ऊपर होती है तो गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन की टक्कर के प्रभाव से अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देते हैं और इससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कैथोड किरणों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो दो प्रकार के स्रोत हुए, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक तो धातु की प्लेट, और दूसरा आपकी नलिका में भरी हुई गैस। लेकिन यहां हम जब एनोड किरणों की बात करते हैं तो एनोड किरणों में ऐसा नहीं है। एनोड किरणों में उत्पत्ति का केवल एक ही स्रोत होता है और वो स्रोत होता है यहां पर नलिका के अंदर भरी हुई गैस।
एनोड की प्लेट से किसी प्रकार का कोई कण यहां पर मुक्त नहीं होता। यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे कैथोड किरणें कैथोड की प्लेट से निकलती हैं, वैसे एनोड किरणें एनोड की प्लेट से मुक्त नहीं होती। इसमें जैसे हम इसको मान के चले, कैथोड है और इसको हम मान के चले एनोड है, तो एनोड से किरणें नहीं आएंगी, एनोड की ओर से आएंगी लेकिन एनोड से नहीं आएंगी। अब इसमें होता क्या है, यहां जो गैसीय परमाणु मौजूद हैं उन गैसीय परमाणुओं के ऊपर इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इन गैसीय परमाणुओं के ऊपर टक्कर करेंगे तो जैसे मान लीजिए हमारी गैस भरी हुई है X, अगर हम मान के चले हमारी गैस X इसके अंदर भरी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया आपका कैथोड किरणें, तो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन की टक्कर से गैसीय परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, और इस प्रकार से बनता है धनावेशित कण। और ये जो धनावेशित कण होते हैं, ये धनावेशित कण एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं। एनोड किरणें एनोड से उत्पन्न नहीं होंगी, लेकिन एनोड की ओर से कैथोड की ओर गतिमान होती है। एनोड की ओर से कैथोड की ओर गतिमान होती है। इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, जब नलिका में भरी हुई गैस के ऊपर कैथोड किरणों से आने वाले इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर के प्रभाव से नलिका के अंदर भरा हुआ गैसीय परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, और इलेक्ट्रॉन मुक्त करने पर एक धनावेशित कण में परिवर्तित होता है, और यह धनावेशित कण एनोड की ओर से कैथोड की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार आपकी एनोड किरणें एनोड की ओर से कैथोड की ओर आएंगी, लेकिन एनोड किरणें कभी भी एनोड की प्लेट में से बाहर नहीं निकलेंगी।